एट क्लास लेसन नंबर 2 के लघुत्रात्मक क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। भाई पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सरकार की सत्ता का पतन क्यों हो गया? पतन होना, समाप्त होना। ठीक है, 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब था जो मुग़ल राजा था, उसकी भाई मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के होते ही केंद्रीय सरकार की जो है पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब, मैसूर और मराठा राज्यों का उदय होने लगा और इनमें से कुछ राज्य तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी को परवर्ती मुग़ल के नाम से जाना जाता है और ये परवर्ती मुग़ल यानी औरंगजेब के उत्तराधिकारी यानी औरंगजेब के बाद जो राजा बने वो बहुत ही कमज़ोर और अयोग्य सिद्ध हुए और 1712 में मुग़ल सम्राट बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बीच आपस में गद्दी प्राप्त करने के लिए झगड़े पड़ गए, जिससे कि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती चली गई और एक एक करके अनेक स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ और जो केंद्रीय सरकार थी मुग़लों की वो कमज़ोर हो गई। पहला क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में कौन से महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ? देखिए भाई, 18वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, सदी का मतलब भी यही होता है, सदी या शताब्दी एक ही बात है। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु 1707 के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का विघटन या पतन तेजी से होना शुरू हो गया। देश के विभिन्न भागों में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, कर्नाटका, मैसूर और मराठा राज्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इज फिनिश आपका। तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 31 दिसंबर 1600 में जो है बनी थी और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे एक चार्ट ले लिया था, एक मंजूरीनामा ले लिया था कि भाई हमें जो पूर्व देश हैं, पूर्व के जो देश हैं वहाँ पे एक अधिकार मिल जाए व्यापार करने का। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट या प्रथम से पूर्वी देशों में के अंदर व्यापार करने के लिए एक मंजूरीनामा ले लिया। पूर्वी देश में हम ही आते हैं, ठीक है, इंडिया, एशिया, ये पूर्वी देश के अंदर ही आता है। तो इस मंजूरीनामे का ये अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी पूर्व के देशों में व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व के देशों में या भारत में व्यापार कर सकेगी। और इस चार्टर के सहारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया? भारत में तो उसने व्यापार किया ही किया, आसपास की जो जगह थी, श्रीलंका थी, उधर भी उन्होंने क्या किया? खंगालना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ पे व्यापार के और हमें अच्छे जो स्थितियाँ मिल सकती हैं। इस चार्ट के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर अनेक क्षेत्रों को खंगाल सकती थी और सस्ती कीमतों पर वस्तुएं खरीद करके वो इंग्लैंड में जाकर के ऊंचे दाम पर बेच देती थी, यूरोप में जाकर के ऊंचे दाम पर बेच दे सकती थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन खत्म। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में आपसी टकराव के क्या कारण थे? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, अब ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां कौन सी थी? देखिए, यूरोप से तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच, ये सभी आ गए भारत की तरफ व्यापार करने के लिए। क्यों आ गए भाई? क्योंकि भारत के अंदर सस्ता सामान था और वो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा महंगे दामों में जो बेचा जाता था, नियर अबाउट 60 गुना ज़्यादा महंगे दाम में। ठीक है, तो यूरोप के बाज़ारों में भारत, जो यूरोप थे वहाँ के जो बाज़ार थे वहाँ पे डिमांड थी किस चीज़ की? भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की और काली मिर्च की, लौंग इलायची, दालचीनी, इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा थी यूरोप में, जो भारत से जाती थी। तो यूरोपीय कंपनी भारत से ले जाकर के इनको वहाँ पे बेच के ऊँचे दामों में क्या प्राप्त करते थे? लाभ प्राप्त करते थे। यूरोपीय कंपनियों के बीच
इस बढ़ती प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को प्रतियोगिता या कंपटीशन भी कहते हैं, यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। भारतीय बाजारों के अंदर इन सामान के दाम, चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, जिससे कि कंपनियों को लाभ घटने लगा। क्योंकि एक ब्रिटिश कंपनी कोई वस्तु खरीद रही है 100 रुपये की, तो पुर्तगाली आए बोले भाई हम 110 दे देंगे, ठीक है तो आप हमें दो। डच आगे नहीं भाई उसको नहीं, 120 रुपये हम दे देंगे तो आप हमें दो। तो इस प्रकार से कंपटीशन प्रतियोगिता जो है हो गई, जिससे कि कंपनियों का लाभ घटने लगा। और अब इन व्यापारिक कंपनियों ने फलने फूलने का मात्र एक ही रास्ता निकाला कि भाई अगर कोई भी कंपनी हमारे आड़े आती है तो उसको समाप्त कर दो। इसीलिए इन ब्रिटिश, फ्रांस, पुर्तगाली, डच व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। जब भी अवसर किसी भी कंपनी को मिलता तो वो दूसरी कंपनी के जहाज़ को समुद्र में डुबो देती और लदे हुए माल जहाज़ को आगे बढ़ने से रोक देती। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जो लाभ कमाने के लिए थी। भारत से ये सब सामान ले जा करके यूरोप में बेचना उनका कार्य था, जिससे कि लाभ प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बक्सर का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया, इसके परिणाम भी बताएं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच लड़ा गया। यानी कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध है वो जब लड़ा गया तो एक तरफ तो अंग्रेज़ थे और दूसरी तरफ कौन थे, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है। तो इसमें इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी थी जो वो मिल गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी देखिए, पश्चिम बंगाल में प्लास के जो वृक्ष होते थे उनके ऊपर फूल होते थे, तो उन फूल के नाम पर इसका नाम प्लासी रख दिया गया। बक्सर भी वैसे तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही है, लेकिन प्लासी का युद्ध ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। प्लासी का युद्ध देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। किसके बीच हुआ, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। क्यों लड़ा गया, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी सिराजुद्दौला की शक्ति से काफ़ी डरती थी। इसीलिए क्या रास्ता निकाला अंग्रेजों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको नवाब बना दे, और वो नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए रियासतें और सुख सुविधाएं आसानी से प्रदान करा दें। तब नवाब सिराजुद्दौला अपने राज्यों के अंदर उसको कोई इंटरफेयर करे तो ये पसंद नहीं था, और अंग्रेज उसके राज्य के अंदर इंटरफेयर करना चाहते थे। तो इसीलिए नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। तो क्या हुआ इसमें देखिए, सिराजुद्दौला था जो उसने अंग्रेज़ी कंपनी के जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार के अंदर, वहाँ पे अटैक कर दिया 30,000 सिपाही अपने साथ ले जा कर के। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ी कंपनी थी जो एक अंग्रेज़ की फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री थी, उसके ऊपर 30,000 सिपाही ले जा कर के हमला कर दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता के जो किले थे उसकी तरफ वो बढ़ा। अब कलकत्ता के किले की तरफ बढ़ा तो उधर कलकत्ता की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की सेना के ऊपर हमला बोल दिया। और इस युद्ध के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बड़े दिमाग और चतुराई से काम लिया। उसने क्या किया, बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। उस मीर जाफ़र को ये कहा कि भाई आपको हम है ना राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे, तो आप इसी टाइम सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दो। तो उसने मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का तुरंत साथ छोड़ दिया और एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा। उसने युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की तरफ से सहयोग दिया। इससे क्या हुआ, जो विश्वासघात हुआ सिराजुद्दौला के साथ और सिराजुद्दौला का साथ टूट गया। वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला भागने लगा तो मीर जाफ़र जिसका सेनापति था, मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला का पीछा किया और उसको मार दिया। जो ये प्लासी की लड़ाई थी, भारत के अंदर सबसे बड़ी जीत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की।
और यहीं से अंग्रेज़ों की जो पैर थे, जड़ें थी, वो भारत के अंदर गड़ गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। और ये आपके जो हैं लघुतात्मक क्वेश्चन हमने नंबर 7 तक कर लिए हैं, उसके बाद और भी हैं क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओवर एंड आउट। थैंक यू वेरी मच।